Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we discussed chapter 15, that was a बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और प्रॉब्लम अगर नहीं है तो हम इससे आगे में शुरू करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है डेप्रिसिएशन का चैप्टर में शुरू करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो है वो आपका 16 चैप्टर मेरे बुक में, आपके बुक में हो सकता है कि 15th हो कुछ पुराने बुक्स में, और नई बुक्स में जो है वो चैप्टर आपका 16th है। ठीक है, तो इस 16 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, तो चैप्टर नंबर आपका 16th है, और चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये आपका चैप्टर है। तो ये मैंने आपको जनरल एंट्री के टाइम में डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है हाश। हाश यानी किसी चीज़ का कम हो जाना, वो आपका हाश कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर छोटी डेफिनेशन दें कि ड्यू टू वियर एंड टियर of the asset there is a decrease in the value of the asset, that is called as depreciation। कि किसी वस्तु के लगातार उपयोग करने से उसकी कीमत में जो कमी हो जाती है वो आपकी कहलाती है डेप्रिसिएशन। हालांकि और भी कई रीजन है, पर एक छोटी सी डेफिनेशन बोला कि इट इज अ स्मॉल डेफिनेशन दैट ड्यू टू द कांस्टेंट यूज और वियर एंड टियर of the asset the value decreases, it is called as depreciation। तो आपका जो है हम मान के चलते हैं कि हर बिजनेस के अंदर there is a number of fixed assets and that may be the land, building, machinery, motor car, furniture, office equipment and so many other fixed assets also, and some of them get depreciated with the time being। तो उनका जो घिसाव होता है, जो उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है जी, तो ये आपका डेप्रिसिएशन है। स्पेशल फीचर्स आपके जो है कौन कौन सी हैं, तो डेप्रिसिएशन के स्पेशल फीचर्स हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के स्पेशल फीचर यानी वो आप उनको कैसे पहचान पाओगे, तो कुछ फीचर्स हैं। वो आपके पहले फीचर है कि डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। इट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपका डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसमें हम लैंड को जो है एक्सेप्शन मानते हैं। लैंड जो है हम इसके मान के चलते कि लैंड की वैल्यू नहीं घटती, हालांकि कई बार घट भी जाती है, पर ये डेप्रिशिएट नहीं होती एक प्रकार से, मतलब घिसती नहीं है ये आपके वैसे वैल्यू कम हो जाती है। तो कहता है कि एक्सेप्ट लैंड, जो सारी चीज़ें आपकी फिक्स एसेट जो वो घिसती हैं। कहता है कि सच फॉल इज परमानेंट नेचर। तो आपके जो ये परमानेंट नेचर की फॉलिंग इसमें आपकी होती है। हेलो, हाँ कृष्ण, हाँ मैम, मैम आज तो कौन आई जा, आज तो कौन आई जा, आज ये चंडीगढ़ जा रहे हैं, आज ये कल गया था। हाँ पेपर था, और मैं मेरी ड्यूटी है सांझ में, मेरी सांझ में 5 बजे तक ड्यूटी है। मैं टाइम लगा फोन तरका भी कोई मेरा करना, चंडीगढ़ बंद हो गई, और वो अजय आन पाओ कि आन पाओ मेरा, तो मेरी ड्यूटी है, जब नया ड्यूटी हुई तो आ जाऊँगा, मैं फ़ोन कर दूँगा। ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँगा, मैंने जोड़ा फ़ोन को। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आ जाऊँगा, अपने आप आ जाऊँगा, फ़ोन कर दूँगा। हाँ हेलो, सॉरी बेटा फ़ोन आ गया था बीच में। हाँ कनिष्क, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो।
ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। बीच में फोन आ गया था कोई। हाँ जी। तो फिर दूसरा जो है, पहला आपका ये है डिक्लाइन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपकी फिक्स्ड एसेट में वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है आपके फिर लैंड को छोड़ के। दूसरा कहता है कि परमानेंट फॉल होता है, परमानेंट परमानेंट फॉल इन वैल्यू। आपकी जो वैल्यू है एसेट की, उसकी वैल्यू में परमानेंट फॉलिंग हो जाती है, यानी ये नहीं कि बढ़ जाएगी दोबारा से, वो आपकी परमानेंट आपकी फॉल हो जाता है। तीसरा कहता है कि आपका डेप्रिसिएशन है ग्रेजुअल या कंटिन्यूइंग नेचर, इट इज ऑफ ग्रेजुअल नेचर, इट इज ऑफ ग्रेजुअल नेचर। ये आपका ग्रेजुअल नेचर का है, ये लगातार होने वाला है। ये नहीं कि डेप्रिसिएशन एक बार 6 महीने के बाद भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये आपका लगातार कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट बट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन एसेट। कि आपका डेप्रिसिएशन जो ना, ये वैल्यूएशन का मेथड नहीं है, तो ये तो आपका एलोकेशन का मेथड है। आगे बताऊंगा इसका मेथड क्या है। एलोकेशन मेथड है। एलोकेशन का मतलब कि आपकी जो है कोई मशीन है वो लगातार घिस रही है, उसके लिए आगे मशीन चाहिएगी, तो उसके लिए पहले से आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे, एलोकेट कर लेंगे। तो ये आपका वैल्यूएशन का मेथड नहीं है, एलोकेशन का मेथड है। नेक्स्ट है कि इट डिक्रीज ओनली इन द बुक वैल्यू नॉट इन द मार्केट वैल्यू। डिक्रीज ओनली इन बुक्स, डिक्रीज ओनली इन बुक्स। ये केवल बुक्स के अंदर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि मार्केट में वैल्यू डिक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू जब बुक्स के अंदर डिक्रीज होती है। मार्केट में हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ी हुई हो, उसकी रेट ज़्यादा हो सकते हैं, और बुक्स के अंदर वैल्यू से कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि द टर्म डब्ल्यू यूज ओनली रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, कि आपका जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए यूज होगा, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपकी ये यूज होता है, ना कि आपके इंटेंजिबल के लिए, यानी आपके लैंड बिल्डिंग मशीनरी के लिए यूज होता है। पेटेंट गुडविल कॉपीराइट उनके लिए ये यूज नहीं होता है। ठीक है जी। इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, और ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है ये डेप्रिसिएशन, तो नॉन कैश है। नॉन कैश का यहाँ पर कैश वापस नहीं जाता, बाहर नहीं जाता कैश। इसमें तो आपका नॉन कैश माना जाएगा। नॉन कैश का मतलब खर्चा तो होगा, पर कैश बाहर नहीं गया। आपकी जो है मोटरसाइकिल धीरे धीरे कम तो हो रही है, घिस तो रही है, पर आपके पैसा नहीं जा रहा। पैसा तो एक बार दे दिया तो दे दिया था। ठीक है। तो ये आपके जो है स्पेशल फीचर्स हैं। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि डेप्रिसिएशन फीचर क्या है। पहला, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपके फिक्स एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन हो जाता है। दूसरा, परमानेंट फॉल इन वैल्यू, परमानेंटली फॉल हो जाती है बुक्स के अंदर वैल्यू की, यानी वो उसकी कीमत दोबारा बढ़ा नहीं सकते हैं बुक्स में। इट इज ऑफ ग्रेजुअल नेचर, ये लगातार होते जाएगा टाइम के साथ साथ में। एलोकेशन मेथड है, इसमें आपका ये वैल्यूएशन का मेथड नहीं, एलोकेशन मेथड है कि आगे हम और कितना पैसा कहाँ पर एलोकेट करेंगे। डिक्रीज ओनली इन बुक्स, ये केवल बुक्स के अंदर इनकी वैल्यू कम होती है, मार्केट में हो सकता है कि वैल्यू ज़्यादा रहे। टेंजिबल फिक्स एसेट के ऊपर ये लागू होता है, इंटेंजिबल पे नहीं। और नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी ये एक्सपेंस कैश में नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपके स्पेशल फीचर्स थे। हाँ जी, इसमें कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है। अगला अगर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, आपके जो है डेप्रिसिएशन कॉज कौन कौन से हैं, तो वो उस पर डिस्कस करें। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कॉज कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो मैंने वैसे तो बताया था कि एक छोटी डेफिनेशन में कि ड्यू टू कांस्टेंट यूज एंड वेयर टियर ऑफ द एसेट द वैल्यू डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा था कि वो छोटी सी डेफिनेशन है, इसके कारण और भी कई हो सकते हैं। पहले आपका बाय कांस्टेंट यूज, लगातार यूज के काम से। फर्स्ट इज बाय कांस्टेंट यूज, और यहाँ पर जब कांस्टेंट यूज हो गया, लगातार किसी
एसेट का यूज हो गया, यूज होने से वो घिसती रहेगी और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम एक्सपायर हो जाता है किसी चीज का तो भी वो जो है डेप्रिसिएशन माना जाता है, क्योंकि आपका ये कहता है कि जो आपके एसेट्स हैं उनका जो है टाइम के साथ में उनका संबंध होता है, कि आपके उसमें जिस प्रकार से कि एज ए आपका जो है रेन है, विंड्स है, वेदर है, ठीक है, तो कहते हैं कंट्रीब्यूट द डिटेरेशन ऑफ द ऑफ देयर वैल्यूज, क्योंकि आपका टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि आपकी बरसात आएगी, आपका फ्लड आएगा, आपका कोई भी रीजन होगा तो उससे उस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ के जो है लीज पे दे रखा था, मान लो 20 ईयर की लीज पे दे रखा था, तो मान लो 20 ईयर के लीज पे 40,000 में लिया था तो 2,000 हर साल डेप्रिशिएट माना जाएगा, वो भी एक टाइम एक्सपायरी हो रहा है साथ साथ में। इट मीन से देर इज ए बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। और थर्ड आपके पास में है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, ठीक है, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट्स, आपके जो लीगल राइट्स हैं वो टाइम टू टाइम दे आर गोइंग टू फिनिश। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सपोज यू टेक ए माइन ऑन लीज and that is given you legally for 20 years, for 20 lakhs. 1 year passed, it means 1 lakh depreciation there. 2 year passed, then 2 lakh depreciation there. तो इसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे कि आपके जो आपका जो लीगल राइट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का डेप्रिसिएशन माना जाता है। नेक्स्ट इज बाय एब्सोलेंस, बाय एब्सोलेंस, बाय एक्सलेंस, एक्सलेंस का अप्रचलन होना, मीन्स विच इज आउट ऑफ फैशन, तो आपका ये एक्सलेंस आपका कहलाता है कि आपकी ड्यू टू द न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्निक, द ओल्ड एसेट बिकेम ए यूजलेस, दैट बिकेम एब्सोल्ड, मतलब बेकार हो गई। कि सपोज आपके जितने देखते हैं कि आपका जब फोन था तो एट द स्टार्ट नोकिया फोन वाज वेरी पॉपुलर and very good features were there, but due to the time the Nokia phones gone into obsolescence because of the new technology has arrived. Now new touch phone is there, new smartphone is there, so many new features are there, and therefore nobody purchases the old Nokia phone now because that became out of market. तो ये obsolescence है, कान से आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है। नेक्स्ट है बाय एक्सीडेंट, फिफ्थ इज बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स समटाइम्स एनी एक्सीडेंट टेक प्लेस एंड ड्यू टू दिस एक्सीडेंट योर टोटल मशीनरी बिकेम यूजलेस and it means that is a total loss for we people. तो इस प्रकार से डैमेज होना भी वो भी आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। बाय डिप्लेक्शन, सिक्स्थ इज बाय डिप्लेक्शन, बाय डिप्लेक्शन, डिप्लेक्शन होता है किस चीज को धीरे धीरे छीन देना या कहें कि धीरे धीरे खत्म हो जाना चीज को, कि आपने जिस प्रकार से मान लो यू परचेज एन ऑयल माइन, यू शट द ऑयल फ्रॉम दैट माइन, तो कुछ ना कुछ समय के बाद में क्या होगा कि वो जो वहाँ से माइन में से ऑयल खत्म हो जाएगा, तो वो कह रहा था डिप्लेक्शन, ठीक है। तो आपका डिप्लेक्शन के कारण से भी जो है वो आपका खत्म हो जाती है, ये भी एक डेप्रिसिएशन का रूप है। और बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, सेवंथ इज बाय परमानेंट, permanent price, market price for, market price for,
आपके मार्केट में परमानेंटली प्राइस फॉल हो जाते हैं कि वो अब उठ ही नहीं रहे हैं। मान लो कि आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी थी पहले कभी जमाने में, या हम यूँ कहें कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा था, अब उनके मोबाइल फ़ोन की कीमत डाउन हो गई और उस दिन पैसे में बिकेगा नहीं, तो नेचुरली वो जो डिफरेंस है बीच का लॉस है वो आपका एक प्रकार से डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर जो है 7 काउजेज आपको डेप्रिसिएशन के बोल रहे हैं। तो पहले आपके पास में भी बाय कांस्टेंट यूज, लगातार यूज किया। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है। बाय एक्चुअलेंस, आपके आउट ऑफ मार्केट हो गई और नई टेक्नोलॉजी आ गई। बाय एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका अच्छी वैल्यू कम हो गई। बाय डिफ्लेक्शन, यानी आपने चीज़ वो जो चीज़ की पूरी यूज कर ली। और उसके बाद में बाय परमानेंट मार्केट है प्राइस फॉल, आपकी मार्केट प्राइस फॉल हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार के रीजंस हैं जिन्हें कारण से आपका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है जी। अब कहते हैं कि नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। आप जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करवाते हैं, ऐसा रीजन आपका क्या है कि आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो हम देखते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करवाते हैं। क्या जरूरत है कि डेप्रिसिएशन को काटें, डेप्रिसिएशन ना ही काटें तो जरूरत है कि इसमें बोलना भी ना फीचर में कि इट इज ओनली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इन बुक्स ओनली। बुक्स के अंदर वैल्यू डिक्रीज होती है, तो हम डिक्रीज करें ही ना वैल्यू, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहता है कि नहीं, उस रीजन्स हैं। ठीक है। तो आपका जो है रीजन या नीड क्या है, नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्यों है, आप डेप्रिसिएशन काटते ही क्यों हैं, क्या जरूरत है। तो ये आप अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए। पहला रीजन है फॉर असर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पहला ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, सही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कि आपके बिजनेस में सही प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। मान लो कि आपका जो 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया, आपने कहा 1 लाख प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख प्रॉफिट नहीं हुआ। मान लो कि आपके वहाँ पर एक जो है वो मशीन है, वो 1 लाख रुपए की आपने खरीदी थी और 10 साल बाद मशीन खत्म हो जाएगी। इसका ये हुआ कि 10,000 रुपीज पर ईयर का खर्चा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा 1 लाख प्रॉफिट है, उसमें से आपने प्रॉफिट 10,000 जो है वो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट 90,000 बचेगा। ठीक है। इसका ये हुआ कि आपका सही प्रॉफिट तब आएगा जब डेप्रिसिएशन घटा दोगे। तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आप जो डेप्रिसिएशन जो वो डिडक्ट करें। दूसरा क्या रखिए, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, आपके फाइनेंशियल पोजिशन का ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। क्योंकि अगर आपकी जब फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब बैलेंस शीट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें सही बैलेंस शीट कब आएगी। आपकी मान लो कि एक बिल्डिंग थी और वो आपके 10 लाख रुपए की है, और वो आपको पता है कि बिल्डिंग जो है वो 10 साल बाद में यूजलेस हो जाएगी, तो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपने जो है 4 साल हो गए उसको यूज करते हुए, इसका ना 4 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हो गया उसको। अगर आप बिल्डिंग की वैल्यू आज भी 10 लाख रुपीज दिखा रहे हैं जबकि उसकी बिल्डिंग की वैल्यू 6 लाख है, इसका मतलब आप झूठी चीजें दिखा रहे हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग फोर्स थिंग्स इन द बैलेंस शीट। इट मीन्स यू आर नॉट शेविंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन। तो अगर आप डेप्रिसिएशन काटेंगे, आप एसेट की वैल्यू कम करेंगे, तो उससे आपके बैलेंस शीट का जो एक्यूरेट होना चाहिए वो एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है। थर्ड आपके पास में है accurate ascertain the accurate cost of production, accurate cost of production, accurate cost of production।
एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी आपके उत्पादन की लागत कितनी है। अगर आप ये कहते हैं कि मान लो कि आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में आपका मान लो 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल है, 25 रुपीज़ किस पे इलेक्ट्रिसिटी लगी है, 30 रुपीज़ उसके पास में उसके ऊपर आपके वेजेज लगे हैं, तो इस प्रकार से आपका 155 का बना। पर आपने देखा कि मशीन जो है वो 1 लाख रुपीज़ की मशीन, फिर वो 1 लाख प्रोडक्ट बना सकती है, तो 1 रुपीज़ पर कॉस्ट मशीन की भी इसके ऊपर आएगी। तो यानी आप अब यूँ कह सकते हैं कि अब हमारी जो कॉस्ट है वो 156 रुपीज़ पर प्रोडक्ट कॉस्ट हुई, यानी एक्यूरेट कॉस्ट आप निकाल पाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो प्रोडक्ट पे लगेगा ना, कि उसका प्रोडक्ट के अंदर ही कॉस्ट में इंक्लूड होगा। 1 लाख रुपए की मशीन थी, 1 लाख प्रोडक्ट बना सकती, इसका 1 रुपया पर प्रोडक्ट हो गया, तो वो उससे वही कॉस्ट में शामिल होगा। तो इस प्रकार से एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप बता पाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है फोर्थ है, टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब मान लो कि आपकी एक एसेट है, एक मशीन की है, दैट कॉस्ट रुपीज 10 लाख एंड दैट विल बी आउट ऑफ यूज आफ्टर 10 years. It means after 10 years you will require a new machine, and to purchase a new machine you will require a minimum 10 lakh or maybe more. It means कि आपको जो है रिप्लेसमेंट करना है मशीन का, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, आएगा तो बिजनेस से। और वो हर साल धीरे धीरे काट के हम एक फंड जो है वो जनरेट करते हैं, एक जगह पैसा हम जमा करते रहते हैं कि आपने 1 लाख रुपया साल काटा और बैंक में जमा करवा दिया, और इस बार 10 साल में 10 लाख रुपये आपने इकट्ठे कर लिए, कुछ बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, आप उससे जो है रिप्लेसमेंट कर देंगे उस मशीन का, उस एसेट का। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट के लिए भी आपका डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से आप जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें, ऐसा भी होता है कि आपका जितना प्रॉफिट हुआ वो आप बांटते गए, आपने डेप्रिसिएशन नहीं करता। बाद में पता चला कि अगर मैं 10 लाख रुपीज इकट्ठे कर लिए होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमें वो 10 लाख रुपीज मशीन के लिए हमारे कैपिटल में से यूज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कैपिटल यूज हो गई प्रॉफिट के रूप में, क्योंकि वरना तो मशीन के लिए पैसे इकट्ठे करते प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट में वाला पैसा हम यूज करते। अब प्रॉफिट के रूप में पूरा पैसा बांट चुके, डेप्रिसिएशन हमने काटा नहीं, तो क्या हुआ कि आपकी जो कैपिटल उसमें से मशीन लेकर आनी पड़ेगी, इसका जो प्रॉफिट गया वो कैपिटल में से गया, तो उस चीज को बचाने के लिए भी आपका डेप्रिसिएशन काटना जरूरी है। ठीक है जी। अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अवॉइडिंग overpayment of income tax। आपका जो इनकम टैक्स लगता है बिजनेस की टोटल इनकम पे लगता है। इनकम का मतलब है कि जितने आपके रेवेन्यू हुए उसमें से एक्सपेंस लेस कर दो, उसका जो बचेगा वो इनकम बचे, उस पर टैक्स लगता है। अगर आप डेप्रिसिएशन काटते हैं, डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस बना था, आप उस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस करेंगे, खर्चे में से घटाएंगे तो आपकी इनकम कम दिखाई देगी। इनकम कम दिखाई देगी तो आपको टैक्स भी कम लगेगा, तो आप जो ज़्यादा टैक्स है पे करने से बच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अदर ऑब्जेक्टिव्स। इसके कुल और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम देखते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर ऑब्जेक्टिव आपके कौन कौन से हैं, तो आपके जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये कि एम्प्लॉयज
में डिमांड इंक्रीज इन द वेजेस एंड द बोनस, कि एम्प्लॉय जो ज़्यादा प्रॉफिट देखेंगे वो बोनस या वेजेस बढ़ाने की बात कहेंगे। अगर आप डेप्रिसिएशन काट लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट कम दिखाई देगा, तो एम्प्लॉयज ऐसा डिमांड नहीं कर पाएंगे। इट में आल्सो रिजल्ट इन एक्स्ट्रा वेकेंस, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देंगे तो खर्चे भी आप ज़्यादा करेंगे, एक्स्ट्रा वेकेंस होता है ज़्यादा खर्चे करना, बेफिजूल के खर्चे करना, वो भी आप ज़्यादा करेंगे। और इट में लीड टू इंक्रीज इन द कंपटीशन इन दैट टाइप ऑफ द बिजनेस, और अगर आपके प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देंगे दूसरे लोग भी आपके कंपीटिटर उस बिजनेस में आ जाएंगे। अगर आप डेप्रिसिएशन काटेंगे तो प्रॉफिट कम दिखाई देगा, प्रॉफिट कम दिखाई देगा तो दूसरे बिजनेसमैन भी आपके बिजनेस में नहीं आएंगे, कहेंगे कि भैया वहाँ कोई ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट नहीं है। तो इस प्रकार से आपके प्रॉफिट भी कम दिखाई देंगे। ठीक है जी। तो आपके ये जो है कौन कौन से रीजन्स हैं कि आपको डेप्रिसिएशन काटना चाहिए। पहला रीजन है सही प्रॉफिट लॉस देखने के लिए, दूसरा है फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट सही बनाने के लिए, तीसरा एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स के लिए फंड रिप्लेसमेंट, हमने रिप्लेसमेंट फंड चाहिए उसके लिए भी डेप्रिसिएशन काटना जरूरी है। प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से कभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए गलती से, क्योंकि आप जो है सारा प्रॉफिट बांट लेंगे फिर लास्ट टाइम मशीन जो है वो आपको कैपिटल के पैसे लानी पड़ेगी। और अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स की गलत पेमेंट होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस घटाएंगे उसके बाद इनकम बचेगी, डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे इनकम ज़्यादा होगी, ज़्यादा टैक्स ज़्यादा लगेगा। और दूसरे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए। ठीक है जी। इसमें किसी को दिक्कत है किसी प्रकार की तो यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज फिर हम इसके थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, वो हम करेंगे बिजनेस ट्री की, और शायद और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ चैप्टर बोरिंग सा लग रहा था, और ये चैप्टर अगला खत्म होने के बाद फिर आगे इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके आएंगे। तो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क प्लीज यू कैन। नहीं किसी क्वेश्चन? चलो ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।